नमस्कार, क्लियर कट में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आज के क्लियर कट में चर्चा क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो जो कभी बैंक को हटाने निकला था, अब बैंक में जगह क्यों मांग रहा। चर्चा का संदर्भ हाल में आई क्रिप्टो की तेजी है, लेकिन ये मुद्दा शुरू होता है, मसला शुरू होता है, ये किस्सा शुरू होता है 2010 से। साल 2010 में वो 22 मई का दिन था। फ्लोरिडा की एक प्रोग्रामर थी लार्जलो हनेज। उन्होंने इंटरनेट पर एक सौदा किया। 2 पिज्जा चाहिए थे उसे, बदले में उसने दिए 10,000 बिटकॉइन। सही सुना आपने, 10,000 बिटकॉइन। आज उस रकम की कीमत जोड़कर लार्जलो का दुख गिनना आसान है, लेकिन असली कहानी वो नहीं थी। असली कहानी ये है कि उस दिन पहली बार बिटकॉइन ने कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकलकर कुछ खरीदा था, 2 पिज्जा। यानी बिटकॉइन ने पहली बार एक बहुत बुनियादी सवाल का जवाब दिया, इसका काम क्या है। 16 साल बाद 2026 में क्रिप्टो के सामने वही सवाल फिर खड़ा है, बस आकार बदल गया है। अब सवाल ये नहीं कि बिटकॉइन से पिज्जा खरीदा जा सकता है या नहीं। सवाल है, क्या क्रिप्टो केवल ऐसी चीज रहेगा जिसे आज खरीदिए, कल भाव बढ़े तो बेचिए, या इससे पैसा भेजेंगे, शॉपिंग करेंगे, सैलरी देंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीदेंगे, और सबसे दिलचस्प, क्या इसे बैंक अकाउंट के बगल में रखेंगे। क्योंकि अमेरिका की एक नई रिपोर्ट कहती है कि करीब 76% क्रिप्टो होल्डर्स चाहते हैं कि उनका बैंक ही उन्हें क्रिप्टो खरीदने, रखने और संभालने की सुविधा दे। जरा विरोधाभास देखिए। बिटकॉइन का शुरुआती विचार था 2 लोगों के बीच पैसा जाए, बीच में बैंक जरूरी ना हो। अब क्रिप्टो होल्डर कह रहा है कि बैंक को हटाना नहीं है भाई, बैंक ऐप में क्रिप्टो का टैब जोड़ दीजिए। उधर भारत की दूसरी रिपोर्ट बताती है कि नई क्रिप्टो भीड़ और जवान हो रही है। दूसरी तिमाही में कॉइन स्विच पर जुड़े नए इन्वेस्टर में 54% से ज्यादा 18 से 25 साल के थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पोर्टफोलियो ज्यादा फैला हुआ दिखता है और खरीदने का धैर्य भी बढ़ता दिखाई देता है। तो क्रिप्टो आखिर जा कहां रहा है? विद्रोह से व्यवस्था की तरफ, ट्रेडिंग से इस्तेमाल की तरफ, या एक ऐसा नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन रहा है जिसे सिस्टम बदलना था, लेकिन बड़ा होने के लिए अब उसी सिस्टम से शादी करनी पड़ेगी। आज क्लियर कट में भारत और अमेरिका की 2 नई रिपोर्ट्स के जरिए क्रिप्टो की इसी बदलती शक्ल को समझते हैं। पहले एक सावधानी, इन दोनों रिपोर्ट्स को भारत बनाम अमेरिका का स्कोर बोर्ड मत समझिए। भारत वाली रिपोर्ट कॉइन स्विच ने अपने प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टर्स का डेटा दिया है, पूरे भारतीय क्रिप्टो मार्केट का सेंसस नहीं है। अमेरिका वाली रिपोर्ट 10,000 मौजूदा क्रिप्टो होल्डर्स का सर्वे है, यानी उसमें क्रिप्टो ना रखने वाले अमेरिकी शामिल नहीं हैं। इसलिए दोनों नंबर्स को सीधे आमने सामने रखकर भारत आगे अमेरिका पीछे जैसा निष्कर्ष गलत होगा। लेकिन दोनों रिपोर्ट्स को साथ पढ़िए तो 2 अलग तस्वीरें मिलती हैं। भारत की रिपोर्ट पूछती है क्रिप्टो कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, कब खरीद रहा है। अमेरिका वाली पूछती है क्रिप्टो लेकर कर क्या रहा है, और यही कहानी खुलती है। भारत में नई क्रिप्टो पीढ़ी और जवान हो रही है। कॉइन स्विच में मौजूदा इन्वेस्टर बेस में सबसे बड़ा हिस्सा 26 से 35 साल वालों का है, करीब 50%। 18 से 25 साल वाले करीब 16%। लेकिन नए इन्वेस्टर देखिए, अप्रैल से जून की तिमाही में जुड़े इन्वेस्टर में 54.4% 18 से 25 साल के। 26 से 35 जोड़ दें तो नए इन्वेस्टर में करीब 80% की उम्र 35 साल तक है। यानी आज की क्रिप्टो आबादी की रीढ़ मिलेनियल्स हैं, लेकिन दरवाजे से अंदर आने वाली नई भीड़ जेन ज़ी है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का भविष्य केवल ये नहीं बताता आज उसे कौन रखता है, अगला ग्राहक कौन है वह ज़्यादा बताता है। और इंडिया में क्रिप्टो की अगली फसल बहुत जवान है, लेकिन जवान इन्वेस्टर और पुराना इन्वेस्टर एक जैसे नहीं। 18 से 25 साल के इन्वेस्टर में करीब 59% सिर्फ एक क्रिप्टो रखते हैं। 36 से 45 वालों में सिंगल कॉइन पोर्टफोलियो का हिस्सा करीब 36% है, और इसी 36 से 45 आयु वर्ग में 10 या उससे ज़्यादा कॉइन रखने वालों का हिस्सा करीब 9%।
यानी उम्र के साथ पोर्टफोलियो का थैला बड़ा हो रहा है। लेकिन यहां एक मजेदार बात, भारत का सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो पेयर हर एज ग्रुप में बिटकॉइन और डोजी कॉइन। एक तरफ बिटकॉइन जिसे समर्थक डिजिटल गोल्ड कहते हैं, दूसरी तरफ डोजी कॉइन जिसकी शुरुआत ही मजाक के तौर पर हुई थी। भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक हाथ में तिजोरी रखता है, दूसरे हाथ में मीम। 18 से 25 साल वालों के टॉप 5 पेयर में पीपी और शिबा इनू भी साथ दिखाई देते हैं। उम्र बढ़ती है तो मीम थोड़ा पीछे हैं, इथीरियम, एक्सआरपी जैसे नाम आगे हैं। यानी इन्वेस्टमेंट की उम्र के साथ शायद वही करता है जो अलमारी करती है। जवानी में चीज़ें कम, रंग ज़्यादा, उम्र के साथ खाने बढ़ते जाते हैं और सबसे जवान इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा खरीद नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट का बहुत अच्छा उल्टा नंबर है। 18 से 25 साल वालों का बाय टू सेल रेशियो 0.65 है, मतलब इस क्वार्टर उन्होंने खरीदने से ज़्यादा बेचा। 26 से 35 करीब 0.89, 36 से 45 1.10 और 46 से ऊपर 1.14। यानी उम्र बढ़ी तो नेट बाइंग भी बढ़ती दिखाई दी। रिपोर्ट इसे ओल्डर इन्वेस्टर की स्ट्रॉन्गर बाइंग कन्विक्शन के रूप में पढ़ती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो नई पीढ़ी क्रिप्टो में तेजी से प्रवेश कर रही है, लेकिन सबसे बूढ़ी पीढ़ी धीरे धीरे माल जोड़ रही है। यानी जवान क्रिप्टो को केवल युवा की सनक कहना अब आसान नहीं। क्रिप्टो 24 घंटे खुला है, भारतीय इन्वेस्टर नहीं, क्रिप्टो मार्केट की बड़ी पहचान 24/7 है। संडे हो, रात के 2 बजे हो, मार्केट खुला है। लेकिन भारतीय इन्वेस्टर की अपनी क्लॉक है। कॉइन स्विच के डेटा में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग थर्सडे को करीब 16% और सबसे कम संडे को। और दिन का सबसे व्यस्त समय कौन सा है आप जानते हैं? रात को 10 से 11 बजे, 3 से 5 बजे सुबह सबसे शांत समय है। अर्थ बहुत मानवीय है। ब्लॉकचेन 24 घंटे जागती है, लेकिन इन्वेस्टर ऑफिस भी जाता है, डिनर भी करता है, फिर रात को मोबाइल निकालता है। यानी मार्केट ग्लोबल है, लेकिन ट्रेड अभी भी भारतीय दिनचर्या के बाद होता है। और क्रिप्टो केवल बेंगलोर, मुंबई की कहानी नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। कॉइन स्विच पर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश 12.9%, उसके बाद महाराष्ट्र 12.4%, फिर कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। इसके बाद बारी आती है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार की। टॉप 10 राज्यों में 9 में पसंदीदा क्रिप्टो कॉइन बिटकॉइन है। एक अपवाद आंध्र प्रदेश है, वहां पर डोजी कॉइन को सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। और एक दिलचस्प नंबर, टॉप 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा है। करीब 59%, यानी क्रिप्टो का भारतीय नक्शा टेक पार्क से बाहर निकल चुका है। यूपी का इन्वेस्टर, बिहार का इन्वेस्टर, आंध्रा की महिला इन्वेस्टर सब इस नक्शे में हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत की रिपोर्ट की पूरी भाषा अब भी मुख्य रूप से पोर्टफोलियो की भाषा है। कौन सा कॉइन, कितना बाय, कितना सेल, कितने कॉइन्स। और अमेरिका पहुंचते पहुंचते सवाल थोड़ा बदल रहा है। अमेरिका में क्रिप्टो का चेहरा बूढ़ा भी हो रहा है। नेशनल क्रिप्टो करेंसी एसोसिएशन की रिपोर्ट का अनुमान है अमेरिका में अब 6 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा एडल्ट्स क्रिप्टो होल्डर्स हैं। करीब 4 में से 1 एडल्ट, रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 1 करोड़ 20 लाख नए होल्डर्स जुड़े हैं। लेकिन नए लोगों की उम्र देखिए, 2009 से 2024 के पुराने बायर्स में 55 साल से ऊपर वालों का हिस्सा करीब 14% है। नए बायर्स में 28% दोगुना। साथ ही 18 से 24 साल वाले भी 11% से बढ़कर 18%। यानी अमेरिका में क्रिप्टो का दरवाजा केवल एक तरफ नहीं खुला, कॉलेज स्टूडेंट भी अंदर हैं, रिटायरीज भी अंदर हैं, नए होल्डर्स में महिलाएं भी हिस्सेदार हैं, करीब 42% की। पुराने एडॉप्टर्स में 34% और टेक सेक्टर का हिस्सा नए बायर्स में कम हुआ। यानी क्रिप्टो का स्टीरियोटाइप, हुडीज पहने सिलिकॉन वैली का प्रोग्रामर, ये जो छवि थी ये धीरे धीरे टूट रही है। लेकिन असली बदलाव उम्र में नहीं, इस्तेमाल में है। यहां दोनों रिपोर्ट्स की कहानी अलग हो जाती है। अमेरिकी होल्डर्स में 41% क्रिप्टो दोस्तों या परिवार को भेजते हैं। 1 साल पहले 31% थे। करीब 40% क्रिप्टो से सामान और सेवाओं के लिए भुगतान करने की बात कहते हैं। गेमिंग में इस्तेमाल करते हैं 20 से बढ़कर
28%, प्रॉपर्टी टोकनाइजेशन में 15 से 19% और दूसरी तरफ NFT इस्तेमाल 32 से घटकर 30%। आर्ट वर्क बाइंग सेलिंग 17 से 15 हो गया। यानी जिस क्रिप्टो की सबसे चमकीली कहानी कभी NFT की करोड़ों की तस्वीर थी, वह अब थोड़ा ठंडा और पैसा भेजना, शॉपिंग, गेमिंग, प्रॉपर्टी धीरे धीरे आगे आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो रखने वालों में एक्टिवली इसे किसी न किसी काम में इस्तेमाल करने वालों की हिस्सेदारी 80% से बढ़कर 87% हो गई है। यह बदलाव छोटा नहीं है। क्रिप्टो की दुकान में शोपीस थोड़ा पीछे जा रहा है, प्लम्बिंग आगे आ रही है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अंततः प्लम्बिंग ही होती है। जब तक हर ट्रांजैक्शन खबर है, टेक्नोलॉजी नई है। जिस दिन ट्रांजैक्शंस खबर बनना बंद हो जाए, टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की हो गई। लेकिन यहीं क्रिप्टो का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अमेरिकी रिपोर्ट में 69% होल्डर्स कहते हैं कि वे क्रिप्टो पर भरोसा करते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग पर भरोसा 65%। सुनकर लगेगा बैंक की छुट्टी, लेकिन उसी रिपोर्ट में 76% होल्डर चाहते हैं कि उनका बैंक उन्हें क्रिप्टो खरीदने, रखने और मैनेज करने की सुविधा दे। और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? 49% कहते हैं क्रिप्टो कंपनी से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ इंटीग्रेशन 42%, गवर्नमेंट ओवरसाइट और रेगुलेटरी क्लैरिटी 39% और स्कैम और सिक्योरिटी को लेकर चिंता करीब 72% लोगों के भीतर है। अब इस तस्वीर को एक साथ रखिए। क्रिप्टो पर भरोसा है, बैंक से भी क्रिप्टो चाहिए, गवर्नमेंट से नियम चाहिए, कंपनी से हिसाब चाहिए, स्कैम से डर भी है। यानी विद्रोही बच्चा बड़ा हो गया है। अब उसे घर छोड़ना नहीं, घर में अपना कमरा चाहिए। यही क्रिप्टो की मैच्योरिटी का शायद सबसे बड़ा संकेत है। मेन स्ट्रीम होने का मतलब सिस्टम को हमेशा तोड़ना नहीं होता, कई बार सिस्टम में प्लग इन होना होता है और अमेरिका की पॉलिसी भी इसी दिशा में बढ़ी है। 2025 में अमेरिका ने स्टेबल कॉइन्स के लिए जीनियस एक्ट कानून बनाया, मतलब डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स के लिए पहली बड़ी फेडरल व्यवस्था। रिजर्व्स का क्या होगा, डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, इशूअर किन नियमों से चलेगा, इन पर फ्रेमवर्क आया। पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए कहानी अभी खत्म नहीं। क्लैरिटी एक्ट जो ये स्पष्ट करना चाहता है कि कौन सा डिजिटल एसेट सिक्योरिटी है, कौन कमोडिटी और किस रेगुलेटर का अधिकार कहां है। अगस्त 2026 तक सीनेट में अटका हुआ है। इस बीच SEC और CFTC अपने स्तर पर नियम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने क्रिप्टो को पूरी तरह गले नहीं लगाया, लेकिन उसके लिए घर का नक्शा बनाना शुरू कर दिया है। और इंडिया की कहानी ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ क्रिप्टो के प्रॉफिट पर 30% टैक्स है, ट्रांजैक्शन पर टैक्स, रिपोर्टिंग का ढांचा 2026 के इनकम टैक्स रूल में रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूजर आइडेंटिफिकेशन, ड्यू डिलीजेंस और ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की नई व्यवस्था और स्पष्ट हुई। कॉइनस्विच रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने व्यापक VDA कानून आने तक एक मान्यता प्राप्त सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरिम ओवरसाइट मैकेनिज्म की सिफारिश भी की है। लेकिन दूसरी ओर RBI की चिंता अभी बहुत गहरी है। RBI का रुख क्रिप्टो पर रोक की तरफ झुका हुआ है और वह बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को निजी क्रिप्टो एसेट और स्टेबल कॉइन से दूर रखना चाहता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी सॉवरेनिटी की चिंता के कारण यानी भारत की स्थिति बड़ी दिलचस्प है। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ट्रांजैक्शंस बताओ, इन्वेस्टर कहता है मैं खरीद रहा हूं, एक्सचेंज कहता है फ्रेमवर्क दीजिए और सेंट्रल बैंक पूछता है इसे रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम के भीतर आने देना ही क्यों है। क्रिप्टो भारत में मौजूद है, टैक्स्ड है, ट्रैक्ड हो रहा है, लेकिन पूरी तरह परिभाषित अभी भी नहीं है। और यहां इंडिया और अमेरिका का रास्ता अलग होना स्वाभाविक भी है। अमेरिका में क्रिप्टो पेमेंट की एक समस्या हल कर सकता है, क्रिप्टो बॉर्डर ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट्स, डॉलर स्टेबल कॉइन, बैंकिंग आर से बाहर सेटलमेंट। लेकिन भारत में पहले से UPI है, रात 2 बजे भी रुपया एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेकंडों में पहुंच रहा है। डोमेस्टिक पेमेंट में क्रिप्टो को केवल तेज और डिजिटल होने से जीत नहीं मिलेगी। इंडिया में सवाल ज्यादा कठिन है। दरअसल UPI से बेहतर क्या करोगे? शायद इन्वेस्टमेंट, टोकनाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट, प्रोग्रामेबल एसेट, ग्लोबल डिजिटल मार्केट या कुछ ऐसा जो अभी बनना बाकी है। यानी क्रिप्टो का फ्यूचर हर देश में एक जैसा होना जरूरी नहीं है। इंटरनेट एक था, लेकिन चाइना ने उसे अलग इस्तेमाल किया।
अमेरिका ने दूसरी तरीके से, इंडिया ने तीसरी तरीके से। क्रिप्टो के साथ भी यही हो सकता है। इसलिए प्राइस शायद सबसे कम दिलचस्प सवाल है। बिटकॉइन $70,000 है, $80,000 है, $1,00,000 है, ये खबर जरूर है, लेकिन इन दोनों रिपोर्ट्स का बड़ा संदेश प्राइस से बाहर है। भारत बता रहा है नई पीढ़ी दरवाजे पर है, अमेरिका बता रहा है पुरानी पीढ़ी अब भी दरवाजे के अंदर आ रही है। भारत में बिटकॉइन के साथ डोजी कॉइन भी पोर्टफोलियो का लोकप्रिय साथी है। अमेरिका में एनएफटी थोड़ा ठंडा, पेमेंट और ट्रांसफर आगे आए। भारत में रात 10 बजे इन्वेस्टर ट्रेड कर रहा है, अमेरिका में होल्डर कह रहा है क्रिप्टो बैंक अकाउंट में दिखना चाहिए। यानी क्रिप्टो की कहानी, कौन सा कॉइन अगला 10x से धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी का असली काम क्या है, इस पर लौट रही है। ठीक वही सवाल जो लाज़्लो के पिज़्ज़ा ने 2010 में पूछा था। आखिरी बात, उस पिज़्ज़ा की कहानी हम आज इसलिए याद रखते हैं क्योंकि बिटकॉइन से पिज़्ज़ा खरीदना असाधारण था। अगर क्रिप्टो सच में मैच्योर हुआ तो उसकी सबसे बड़ी सफलता शायद वह दिन होगा जब क्रिप्टो से पेमेंट करना खबर ही नहीं रहेगा, जब बैंक ऐप में वह अलग दुनिया ना लगे, जब पैसा भेजने वाला ब्लॉकचेन का नाम भी ना जाने, जब टोकनाइज एसेट्स खरीदने वाले को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझना ज़रूरी ना हो। जैसे आज यूपीआई करने वाला टीसीपी आईपी नहीं पढ़ता, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला राउटर की भाषा नहीं जानता। टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी तब आती है जब टेक्नोलॉजी दिखाई देना कम, काम करना ज़्यादा शुरू करती है। और इसी वजह से 2026 की क्रिप्टो स्टोरी शायद बिटकॉइन के भाव से बड़ी है। एक तरफ इंडिया जहां नई क्रिप्टो पीढ़ी बेहद जवान है, दूसरी तरफ अमेरिका जहां क्रिप्टो होल्डर का चेहरा उम्र, पेशे और इस्तेमाल तीनों में फैल रहा है। और दोनों के बीच एक बहुत पुराना सवाल, क्रिप्टो बना था फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर पैसा चलाने के लिए, और अब बड़ा होने के लिए उसे उसी फाइनेंशियल सिस्टम से चाहिए बैंक, रूल्स, ट्रांसपेरेंसी, कस्टडी, टैक्स रिपोर्टिंग, कंज्यूमर प्रोडक्शन। यानी क्रिप्टो की पहली क्रांति थी बिचौलिया हटाओ, दूसरी शायद ये है कि बिचौलिए को वापस लाओ। लेकिन इस बार उसके नियम बदलकर यही फर्क है विद्रोह और व्यवस्था में, और शायद यही तय करेगा क्रिप्टो अगला बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या केवल अगली कीमत का इंतजार करता हुआ एक और एसेट रह जाएगा। 2010 में सवाल था 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज़्ज़ा मिलेंगे, 2026 में सवाल कहीं बड़ा है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो में रहेगा या जिंदगी में उतरेगा। और इन दोनों रिपोर्ट्स को साथ पढ़ें तो लगता है असली लड़ाई अब कॉइन की कीमत की नहीं, कॉइन के काम की है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर, फिर मिलेंगे किसी खबर के पीछे छिपे असली क्यों को समझने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। नमस्कार।